फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स आज का जो हमारा जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, वो टॉपिक है राजस्थान का मानसून, सॉरी भारत का मानसून। ओके, तो हम बात कर रहे थे भारत के मानसून पे, हम बात कर चुके थे। ओके ना। तो भारत के मानसून को यानी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की हम बात कर रहे थे। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक हैं, उनमें हमने लास्ट में वीडियो में लिखा भी था कि कुछ कारक हैं, उनमें से दो जो कारक थे उनको हम जान चुके थे कि एक तो था हमारा प्रायद्वीपीय स्थिति होना और एक था हमारा हिमालय का विस्तार। तो ये दो ऐसी चीजें थी जो पूर्णतः भारत के मानसून को क्या बनाते हैं, मानसूनी भारत को मानसूनी प्रदेश बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ और हैं, जैसे उच्चावच हैं। उच्चावच आप समझते ही हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप उच्चावच पढ़ रहे हैं। तो उच्चावच क्या होते हैं? ऊंचे इस धरातल पर स्थित जो ऊंचे नीचे भूआकार है उनको हम उच्चावच कहते हैं। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियां हैं, ये सब उच्चावच कहलाते हैं। तो उच्चावच भी क्या करते हैं? जलवायु को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि उच्चावच से संबंधित होंगे, उनका आप आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालिए। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि अपना जो शिलोंग है, शिलोंग, ठीक है, शिलोंग आप जानते हैं कहां पर है? मेघालय, मेघालय, शिलोंग मेघालय। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो शिलोंग व अजमेर, शिलोंग व अजमेर एक ही अक्षांश पर, एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ठीक है, एक ही अक्षांश पर स्थित है। ये आप तो जानते हैं कि अक्षांश स्थिति के अनुसार सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उनका जो कोण है, कौन सा आपतन कोण जिसको हम कहते हैं, वो आपतन कोण समान होता है। तो शिलोंग व अजमेर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं के बावजूद, कंटिन्यू है क्वेश्चन, के बावजूद, बावजूद हमारा जो शिलोंग है, के बावजूद शिलोंग, के बावजूद शिलोंग अजमेर से ठंडा है। शिलोंग अजमेर से ठंडा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, शिलोंग अजमेर से ठंडा है। ये स्थिति है हमारे इस शिलोंग के संदर्भ में। ओके ना, ये तो बात हो गई। अब ये हो गया क्वेश्चन, अब आपको इसका फटाफट से आंसर देना है कि ऐसा क्यों है। ओके, आप आंसर दीजिए। मैं भी आंसर नहीं बता रहा हूं, आंसर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो ये उच्चावच से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं। ओके, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में इस क्वेश्चन को लेके चलें तब एक क्वेश्चन और हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि कर्क रेखा, कर्क रेखा पर आप जानते ही हैं कि सूर्य का जो सर्वाधिक सीधा कोण है किरणों का, वो बांसवाड़ा में होता है हमारे राजस्थान में। तो क्वेश्चन है कि यद्यपि सूर्य, या यूं लिख दूं, यद्यपि बांसवाड़ा कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित है, स्थित है के बावजूद, के बावजूद, है ना, क्या है लाइन? बांसवाड़ा कर्क रेखा पर स्थित है के बावजूद चूरू, चूरू बांसवाड़ा की अपेक्षा, चूरू बांसवाड़ा की अपेक्षा अधिक गर्म है, अधिक गर्म है। ठीक है, ये है ना, यद्यपि बांसवाड़ा कर्क रेखा पर स्थित है के बावजूद चूरू बांसवाड़ा की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। इसका कारण आपको बताना है कि ऐसा क्यों है। ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, इनका आंसर आप लाइव चैट में तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इसका आंसर ना आपको कमेंट भी करना है। उस कमेंट में, आपने कमेंट में आंसर नहीं दिए लास्ट वीडियो के, तो लाइव चैट में ही दिए। तो वीडियो के एंड में आपको जो कमेंट है वहाँ पे इन दोनों के आंसर देने हैं। उसी में से हम विजेता जो होंगे, जो चुने हुए विजेता होंगे, उनका मैं नाम घोषित करूंगा अगले वीडियो में। ओके, तो ये उच्चावच से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं। एक हिंट मैं दे देता हूं आपको इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड। ये होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा कोई पर्वतीय क्षेत्र है या ऊंचाई की ओर हम जा रहे हैं। तो ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, ऊंचाई पर हम जा रहे होते हैं, तो ऊंचाई के साथ साथ
के साथ साथ तापमान में गिरावट आती जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती जाती है, ये इसकी खास बात है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब है ना हम बात करते हैं हमारे मानसून के संदर्भ में, जो अगले जो हमारा चैप्टर है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं मानसून के संदर्भ में या भारत की जलवायु के संदर्भ में, तो जो भारतीय मानसून की क्रियाविधि है, भारतीय मानसून की क्रियाविधि में कुछ विशेषताएं हैं मानसून से रिलेटेड, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो क्या है, स्थिति क्या रहती है भारतीय मानसून की, उसकी हम बात करते हैं ना। तो इस तरह से मानो कि जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ठीक है, अब इस प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करते हो तो ये सागर तट है। ठीक है, और यहाँ सागर तट से दूर स्थित प्रदेश हैं जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह, ये सभी। तो जो सागर तट पर स्थित प्रदेश होते हैं उनकी जलवायु पर सागर का प्रभाव होता है, सागर का प्रभाव। ठीक है, सागर का प्रभाव होगा किस तरह से कि ना तो यहाँ पे अधिक गर्मी होती है, ना ही यहाँ पे अधिक सर्दी होती है, ना ही तो अधिक गर्मी ना ही अधिक सर्दी। ऐसा क्यों है यहाँ पे? ऐसा वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्थल समीर और जल समीर चलती हैं। स्थल समीर और जल समीर कंटिन्यू बहती हैं। अब स्थल समीर और जल समीर क्या होती हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्थल समीर जो होती हैं वो चलती हैं स्थल से जल की ओर, और जल समीर होती हैं जो चलती हैं जल से स्थल की ओर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी स्थल समीर और ये हो गई जल समीर। ठीक है, जल समीर और स्थल समीर उत्पन्न कैसे होती हैं इस पर हम एक बार डिस्कस करते हैं कि ये उत्पन्न कैसे हुई। तो स्थल समीर और जल समीर होता कैसा है, क्या है? मान लीजिए अभी दिन है ना, दिन है, तो दिन में ये स्थल भाग है और ये जल भाग है। ठीक है, अब क्या होता है कि स्थल भाग दिन में अधिक गर्म होता है, अधिक गर्म, और जलीय भाग क्या होता है? अधिक ठंडा। किसकी तुलना में? स्थल की तुलना में, है ना। ऐसे नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा ठंडा रहता है कि आइस कूल, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्थल की तुलना में ठंडा रहता है जलीय भाग और जल की तुलना में स्थल भाग रहता है गर्म। कब? दिन में। ओके, तो यहाँ गर्म है तो यहाँ गर्म होगा तो निश्चित है कि ताप अधिक होगा और दाब कम होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये है तो यहाँ अपना जो जल है वो क्या हो गया? ठंडा है, तो यहाँ पर ताप कम हो जाएगा और दाब अधिक हो जाएगा। ताप कम दाब अधिक, ताप कम दाब अधिक। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ दाब अधिक है, यहाँ दाब कम है। तो दिन की बात कर रहे हैं तो दिन में जल से स्थल की ओर क्या आगे बढ़ रही हैं? हवाएं। जल से स्थल की ओर आगे बढ़ रही हैं हवाएं, तो ऐसी हवाओं को हम जल समीर कहते हैं। रात में जस्ट इसके उल्टा हो जाता है, जलीय भाग गर्म हो जाता है, स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर ताप की अधिकता होने के कारण निम्न वायुदाब और स्थल भाग पर उच्च दाब हो जाता है और रात्रि में चलने लगती हैं ये स्थल समीर। स्थल समीर कब? रात्रि में, और जल समीर कब? दिन में। अब क्या करती हैं ये जल समीर? स्थल के तापमान को बढ़ने नहीं देती हैं। स्थल पर तापमान बढ़ जाता है तो इधर से जल समीर आती हैं तो तापमान नष्ट हो जाता है जल के वाष्पीकरण में, तो इसलिए दिन भी कम गर्म रहते हैं। और रात्रि में क्या होता है कि जितना भी स्थल ने ताप प्राप्त किया है वो सारा का सारा स्थल समीर के माध्यम से सागरों में पहुंचा दिया जाता है, और इस वजह से यहाँ पर सदैव ही सर्दी गर्मी जो भी ऋतु है यहाँ पे तापमान सदैव समान रहते हैं। तो ऐसी जो जलवायु होती है उसको हम कहते हैं सम जलवायु। ठीक है, तो इस जलवायु को हम और क्या कह सकते हैं? सागरीय जलवायु।
सागरीय जलवायु। तो जो सागर तट पर स्थित है उनकी जलवायु पर सागर का प्रभाव पड़ता है, तो उनको हम सागरीय जलवायु कह सकते हैं। और इधर जो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जो सागर से दूर हैं, उनकी जलवायु पर वहां के स्थल का प्रभाव पड़ता है, तो हम वहां की जलवायु को क्या कह सकते हैं, स्थलीय या महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये तो स्थिति हो गई कि अपनी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सागर कैसी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब जलवायु को प्रभावित हमने करने वाले जो कारक हैं उनको सामान्यतः देख लिया है हमने। अब हम बात करते हैं मानसून का जो क्रियाविधि है, मानसून का जो सिस्टम है कि मानसून भारत में आगे कैसे आता है, बढ़ता कैसे है, उन सभी पर हम डिटेल से बात करते हैं। मानसून क्या है? मानसून वास्तव में हवाओं का ही एक प्रकार है, और ये हवाएं कौन सी होती हैं? ये हवाएं होती हैं मौसमी। मौसमी हवाएं ही क्या कहलाती हैं? मानसून कहलाती हैं। ठीक है, हम इसकी पहले बात कर चुके हैं। मानसून आता कैसे है ये भी मैं आपको इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। मानसून की क्रियाविधि, मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होता है और फिर वो भारत में आगे बढ़ता है। उसको एक फटाफट से हम देख लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म में। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये भारत, ठीक है, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। जून का महीना, यहाँ पर ताप अधिक है और दाब कम है, ताप अधिक, दाब कम है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अपनी मकर रेखा, मकर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सूर्य तिरछा है, ताप कम है और दाब अधिक है, ताप कम, दाब अधिक है। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो ये तो है हमारी मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी रहती हैं? तिरछी रहेंगी। इस स्थिति में तो यहाँ पर ताप कम, दाब अधिक, तो इस अधिक दाब से इस कम दाब की ओर हवाएं आगे बढ़ेंगी। तो हवाएं जब आगे बढ़ती हैं तो दक्षिण गोलार्ध में हवाएं किस ओर घूम जाती हैं? बाईं ओर। उत्तर गोलार्ध में हवाएं घूम जाती हैं बाईं ओर, और ये बाईं ओर आगे बढ़ते हुए भारत में प्रवेश करती हैं ग्रीष्मकाल में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर आगे बढ़ते हुए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर आगे बढ़ते हुए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर हम बात करते हैं हमारे मानसून के आगमन की कि भारत में मानसून कैसे आएगा, भारत में मानसून कैसे आगे बढ़ेगा, तो उस पर हम एक बार जरा सी बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो मानसून है आगे बढ़ेगा। ये अपना भारत ना मेरे से छोटा बनता ही नहीं है। सारा पीओके के साथ साथ जो कश्मीर का जो इधर पाकिस्तान वाला एरिया है वो भी मैं अपने में ही मिला देता हूँ, और ये इधर म्यांमार भी इधर ही चला जाता है, बांग्लादेश वगैरह सारे अपने पास ही आ जाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पहले अपने पास ही थे। ओके, ये हिंद महासागर का भी एक मेजर पोर्शन हमने ले लिया। ओके, तो ये अपना भारत है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी विषुवत रेखा। ठीक है, मान लीजिए आप, ये है विषुवत रेखा। अब मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के उत्तर में, इस विषुवत रेखा के उत्तर में मानसूनी पवनों की दिशा क्या होगी? ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आप जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे होंगे। ये दिशा है जो मैं बना रहा हूँ, कौन सी दिशा है ये बता सकते हो क्या? ये है
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ठीक है, यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पर उत्तर अक्षांश पे हैं और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर हैं। ठीक है, अब मानसूनी पवनें आगे बढ़ रही हैं भूमध्य रेखा को पार करके। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे पहले मानसूनी पवनें जहां टकराती हैं वो जगह कौन सी है? भारत में सबसे पहले मानसूनी पवनें जहां टकराती हैं वह जगह कौन सी है? तो भारत में जहां सबसे पहले मानसूनी पवनें टकराएंगी वो हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट निकोबार जो द्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पर हमारी मानसूनी पवनें सबसे पहले टकराएंगी, है ना, ये आप जानते ही हैं। ओके, अब अगर ऐसे पूछें कि ग्रेट निकोबार से क्या भारत में मानसूनी पवनें प्रवेश करेंगी मुख्य भूमि में, तो बिल्कुल भारत में ग्रेट निकोबार से मानसूनी पवनें प्रवेश नहीं करेंगी। तो भारत में मुख्य भूमि से मानसूनी पवनें जहाँ प्रवेश करेंगी वो है हमारा मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ है? केरला में है। मालाबार तट कहाँ है? केरल में। यहाँ पे 1 जून को ये जो मानसूनी पवनें हैं वो प्रवेश करती हैं। 1 जून को मानसूनी पवनें यहाँ पे प्रवेश करती हैं। ठीक है ना। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं कि 1 जून को मानसून भारत में प्रवेश कर रहा है, कहाँ से? मालाबार तट से प्रथम बार, और इसी वजह से इस मालाबार तट केरल को हम क्या कहते हैं? मानसून का प्रवेश द्वार। क्या कहेंगे? मानसून का प्रवेश द्वार। यहाँ प्रवेश कब किया? 1 जून को हम मानसून ने प्रवेश किया। अब 1 जून को और कहाँ देखो, 1 जून को मानसून इस बंगाल की खाड़ी से, ये कौन सी पर्वतमाला है? पूर्वी घाट। तो 1 जून को मानसून कंटिन्यू आगे बढ़ता है और बंगाल की खाड़ी को पार करके इधर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में पहुंचता है। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में पहुंचता है। ये पहाड़ियां कहाँ हैं? तो ये आप जानते ही हैं, ये पहाड़ियां हैं हमारे मेघालय में। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ हैं? मेघालय में है, राइट ना। तो ये तो बात हो जाती है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों के लिए। अब अगर और बात करते हैं कि ये 1 जून को यहाँ पहुँचती हैं, तो बताओ जरा, 1 जून को मेघालय में पहुंचती हैं, त्रिपुरा वगैरह में, 1 जून को ही केरल में, तो केरल क्यों मानसून का प्रवेश द्वार है? क्योंकि भाई ऐसा है ना कि 1 जून, लेकिन मानसून को यहाँ से यहाँ जाने में भी तो समय लगेगा ना। चाहे दिन वही है, डेट वही है, लेकिन एक दिन में भी 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्थान है इनमें मानसून यहाँ पहले आ जाता है, इसलिए हम मानसून का प्रवेश द्वार केरल को कहेंगे। 1 जून को गारो खासी जयंतिया में पहुंच जाता है। मेघालय, मेघ प्लस आलय, मेघ प्लस आलय, मेघालय, है ना, यानी कि अर्थ हुआ मेघों का घर। मेघालय यानी कि मेघों का घर। फटाफट से आप मुझे बता दीजिए कि इस मेघालय को मेघों का घर किसने कहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको बताऊंगा। आपको ये बताना है कमेंट में, है ना। लाइव चैट में आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको कमेंट में भी ये बताना है ना। कमेंट में, इनबॉक्स में आप डालिए कि मेघों का घर किसने कहा है। ये आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए हैं ना, एक तो शिलोंग और अजमेर, एक बांसवाड़ा और चूरू वाला, और एक ये मेघालय यानी मेघों का घर, ये किसने कहा है। ठीक है, फटाफट से कमेंट में आप बता दीजिए ये आंसर। देखते हैं कौन सही आंसर देते हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि आगे मानसून की अग्रगति कैसे रहती है। तो मानसून 5 जून को पहुंचता है हमारे कर्नाटक में मंगलोर तट पर। कर्नाटक में मंगलोर तट पर ये 5 जून को पहुंच जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो मानसून कंटिन्यू चलता है 10 जून। मानसून कंटिन्यू आगे चलता है और 10 जून को ये पहुंच जाता है, 10 जून को ये पहुंच जाता है मुंबई।
मुंबई, मुंबई से ये भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जानते ना कहाँ है, भुवनेश्वर से कोलकाता, कोलकाता यहां तक पहुंच जाता, मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता 10 जून। इसके बाद ये 15 जून खंबात की खाड़ी, कहां पर, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के जो मुहाने हैं ना, यहां पर पहुंच जाता है, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर पहुंच जाता है और यहीं से होता हुआ, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से इस मानसून की शाखा होते हुए अपने बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को छूते हुए उत्तर के विशाल मैदान में पहुंच जाती है। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान में पहुंच जाती है और ये है 15 जून, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 15 जून को मानसून राजस्थान में दस्तक दे देता है, लेकिन सक्रिय नहीं होता है। सक्रिय होना एक अलग बात है, प्रवेश करना एक अलग बात है। अब ये बताओ जरा, ये तो है बांसवाड़ा, ये है झालावाड़, बताएं जरा मानसून का प्रवेश द्वार राजस्थान में किसे कहोगे? ठीक है, कुछ सोच रहे हैं झालावाड़, कुछ सोच रहे हैं बांसवाड़ा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा क्यों? क्योंकि ये बांसवाड़ा सर्वाधिक दक्षिण में है, किसकी तुलना में? झालावाड़ की तुलना में, सीधी सी बात है, झालावाड़ की तुलना में सर्वाधिक दक्षिण है और मानसून तो दक्षिण से ही आ रहा है, तो पहले बांसवाड़ा में पहुंचेगा ना, सीधी सी बात है। तो इस वजह से झालावाड़ मानसून का प्रवेश द्वार नहीं है। अब है ना, कुछ क्वेश्चन है जो गाइड में बनाए हुए होते हैं, मतलब ये गाइड के गढ़े हुए क्वेश्चन होते हैं। कौन से? कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश किससे होती है, अरब सागरीय मानसून से या बंगाल की खाड़ी के मानसून से? ना, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले को ये नहीं पता है कि मानसून दो अलग अलग होते हैं क्या, वो मानसून को दो अलग अलग मानसून समझते हैं, बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागरीय मानसून। आपको लग रहा है क्या ऐसा? देखो मानसून कौन सा है, मानसून की हम अग्रगति की बात कर रहे हैं, मानसून है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, या ये मानसून ग्रीष्मकाल में आता है तो ये मानसून है ग्रीष्मकालीन मानसून, है ना, पता लग रहा है ना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून ही दो शाखाओं में चल के आ रहा है, एक शाखा तो अरब सागरीय शाखा और एक शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी मानसून एक ही है, मानसून एक ही है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा एक ही मानसून की दो शाखाएं हैं। ये कौन से मानसून की दो शाखाएं? इस मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं ये, है ना, ध्यान रखना। दक्षिण पश्चिम मानसून की, कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की? ये हमारा जो चलते हुए आ रहा है, इसकी दो शाखा हो गई, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है ना। तो गाइड वाले क्वेश्चन तो बना देते हैं, फिर क्वेश्चन क्या बनाते हैं, बहुत ही शान से क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे एरो लगा के यूं यूं करके स्टाइल से, कि क्या राजस्थान में या भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस मानसून से होती है? ऑप्शन क्या डालते हैं? अरब सागरीय मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ एक्चुअल में क्या होगा क्वेश्चन, कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपको आंसर देना है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ना, ये ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आज टेस्ट है 5 बजे, आपने दिया होगा, आज टेस्ट था, ठीक है, सॉरी 5 बजे क्या, 5 बजे तो ऑनलाइन प्रयास ऑनलाइन होता है, वहाँ पे अभी 6 बजे आपने दिया होगा टेलीग्राम पे टेस्ट, तो वो इंडिया भौतिक प्रदेशों से था। अभी जो मैं नेक्स्ट क्लास टेस्ट लूँगा आपका टेलीग्राम पे, तो वो टेस्ट होगा आपका इस राजस्थान सॉरी भारत के मानसून पर, है ना। तो अच्छे से इसको समझें और तैयार करें, सारे क्वेश्चन इसी में से होंगे और मस्त मस्त क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जो इस तरह के, मतलब वे क्वेश्चन डालूंगा, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन गाइड में बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं जिनका लॉजिक कुछ भी नहीं है, उन को तुलनात्मक रूप से जो लॉजिक, बिना लॉजिक वाले क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन के स्थान पे मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दूंगा जो आने चाहिए, है ना, एग्जाम में जो आते हैं वो क्वेश्चन आपको टेस्ट में दूंगा, तो आप जरूर दें, जुड़ें जरूर। ओके, तो ये हमारे बात पास हो गई। तो भारत में मानसून का प्रवेश द्वार कौन हो गया? बांसवाड़ा हो गया।
ठीक है। अब झालावाड़ क्यों नहीं है, तो मैं उसका वो क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखो गाइड में क्या, गाइड वालों ने क्या गठा है कि भारत में अरब सागरीय शाखा का प्रवेश द्वार कौन, तो बांसवाड़ा। भारत में बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश द्वार कौन, तो झालावाड़, है ना, समझ रहे ना। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा, अरब सागरीय शाखा का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा, बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश द्वार झालावाड़, ऐसा होता है। ठीक बात है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा, जो हम बात कर रहे हैं मानसून के प्रवेश की 15 जून को। उसके बाद 1 जुलाई, 1 जुलाई 1 जुलाई को जो हमारा मानसून जिसने प्रवेश किया, वो प्रवेश किया हमारे राजस्थान और कच्छ क्षेत्र से होते हुए 1 जुलाई को अरावली के समांतर जालोर और सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करता है, फिर पंजाब हरियाणा आगे तक पहुंच जाता है। और उसके बाद 15 जुलाई को सबसे अंत में हमारे पश्चिमी राजस्थान में पहुंचता है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर आ जाते हैं। और सबसे अंत में मानसून जिस एरिया में पहुंचता है वो लेह क्षेत्र है, लेह लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर मानसून पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से शुष्क हो जाता है और यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो भारत का न्यूनतम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन बनता है, लद्दाख। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, ये न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, लद्दाख है। और जो भारत का सर्वाधिक शुष्क स्थान है, सर्वाधिक शुष्क स्थान है, वो भी कौन है, लद्दाख है। और सर्वाधिक शुष्क स्थान लद्दाख होने की वजह से ही लद्दाख क्या है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एक मात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। कई बार हम क्या करते हैं कि लद्दाख को ही भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल समझ लेते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लद्दाख के साथ में अपना जो हिमाचल प्रदेश है ना, थोड़ा सा घूम रहा था मैं, टहल रहा हूँ, ओके। तो आपको नहीं दिखूं तो आप सोचना मत कि मैं किधर चला गया, मैं यही हूँ आपके साथ। तो लद्दाख तो है ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है, हिमाचल प्रदेश का जो एक स्थान है पिन वैली है, इधर लिखता हूं मैं पिन वैली, पिन वैली। ये पिन वैली हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क भी है, तो ये भी एक शीत मरुस्थल है ना, ध्यान रखना, ये भी एक शीत मरुस्थल है, ओके। आप मत समझिए कि केवल लद्दाख ही है, लद्दाख एकमात्र शीत मरुस्थल पहले कभी रहा था, है ना। आज भी अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है और उसमें ऑप्शन में पिन वैली नहीं हो, तब आप आंसर बेझिझक लद्दाख दें, ठीक है। लेकिन अगर पिन वैली भी ऑप्शन में है, तब इस स्थिति में क्वेश्चन डाउटफुल हो जाता है। पिन वैली जो नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखना, ये भी भारत का एक कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें ये पिन वैली अभी तक ऑप्शन में नहीं आया है, ओके। तो ये थी हमारे भारत में मानसून के प्रवेश करने की स्थिति या मानसून की क्रियाविधि। अब ये आपको बताना है कि भारत में ये जो मानसून है कौन सी ऋतु से संबंधित है या कौन से माह से संबंधित है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है या ये ग्रीष्मकालीन भी कहलाता है। और इसका जो समय है वो है समय मध्य जून से मध्य सितंबर, है ना, ये ध्यान रखना, मध्य जून से मध्य सितंबर ये हमारे यहाँ अच्छी वर्षा करता है, हमारे यहाँ अच्छी वर्षा करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये तो हो गया मानसून के आने का सिस्टम, ठीक है। अब अपन कुछ स्थानों को इंडिकेट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में, उनकी हम बात करते हैं। देखो हमारा जो मानसून है वो मानसून कुछ विशेषताएं रखता है। जैसे यूं क्वेश्चन आएगा कि भारत की औसत वर्षा कितनी है, भारत की औसत वर्षा कितनी है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश किस मानसूनी शाखा से होती है, कौन सर्वाधिक वर्षा वाले राज्य हैं, कौन न्यूनतम वर्षा वाले राज्य हैं, कौन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं हमारे भारत के संदर्भ में, तो ये अपना भारत हो गया, 1 मिनट, 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 1
वो थोड़ा सा मोटा कॉम्प्लान पी लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भारत। अब अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि कौन सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं, तो देखो इधर जरा, ये गारो, खासी और जयंतिया, आप जानते ही हैं कि कहाँ है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये जो हैं ये कहाँ हैं वास्तव में, मेघालय में है, मेघालय में है, ठीक है। मेघालय में मैंने क्वेश्चन पूछा, याद है ना आपको, मेघालय यानी मेघों का घर, ये किसने कहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये आया हुआ है और आपको इसका आंसर भी देना है। और लाइव चैट में नहीं, कमेंट में देना है, लाइव चैट में फिर वो मिस हो जाता है, तो आपको कमेंट भी डालना है नीचे वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है और यहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। भारत की तो होती ही होती है सबसे ज़्यादा, विश्व की भी सबसे ज़्यादा बारिश होती है गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों में। लेकिन क्या मेघालय भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य भी है क्या? अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, तो आप सोच रहे हैं गलत, ठीक है। कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य केरल, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन पर्टिकुलर अगर स्थान की बात आती है तो सबसे ज्यादा बारिश होती है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में। अब इन पहाड़ियों में स्थान हैं, एक तो आप जानते ही हैं क्या नाम था उसका, चेरापूंजी, और एक स्थान है मौसिन राम। मौसिन राम खासी पहाड़ियों में स्थित है और ये है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अगर कोई ऐसे पूछे कि विश्व का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन है, तब भी आपको आंसर यही देना है। तो ये विश्व का आर्द्रतम स्थान भी है, ये विश्व का आर्द्रतम स्थान भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये विश्व का आर्द्रतम स्थान है मौसिन राम। ओके, ये बात हो जाएगी इस पर। ओके, अब आगे बात करें कि ये तो हो गया सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। भारत की वर्षा का औसत लिख देता हूं मैं एक बार, 118 से 120 सेंटीमीटर तक भारत की वर्षा का औसत है। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ मौसिन राम में होती है। यहाँ मौसिन राम चेरापूंजी में बारिश का औसत इतना ज्यादा है, कितना, करीब 1041 सेंटीमीटर बारिश का औसत है। यहाँ इतनी बारिश होती है एक सीजन में यहाँ इतनी बारिश होती है जितनी बारिश राजस्थान में 15 सालों में भी नहीं होती है। कैसे, आप खुद लगा लीजिए आइडिया। राजस्थान में वर्षा का औसत 57.51 सेमी है ना, और चेरापूंजी मौसिन राम का जो वर्षा का औसत 1041 सेमी। आप देख लो कि 15 से इसको मल्टीप्लाई करो तब भी 1041 नहीं आता है। ओके ना, तो यहाँ पे एक सीजन में इतनी बारिश हो रही है जितनी यहाँ पे राजस्थान में 15 सालों में भी नहीं होती है। ओके, ये तो हो गया हमारा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये हो गया सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य, ठीक है। अब आगे अगर बात करते हैं कि इसके अलावा न्यूनतम, तो न्यूनतम वर्षा वाला राज्य ये तो देखो है लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर है ना, ये लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, और ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो हमारा जो लद्दाख है ये न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, ये लद्दाख न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर राज्यों की बात करें तो पहले तो हम कह सकते थे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ न्यूनतम बारिश होती है मानसून से। अभी हम कह सकते हैं कि राजस्थान न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्रों में से है। तो अब ये जो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, ये न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भी है और न्यूनतम वर्षा वाला एक संघ राज्य भी है। ओके, अब एक होता है वर्षा की विषमता। देखो ये तो वर्षा की विशेषता हो जाती है। एक चीज और बताऊं कि सर्वाधिक बारिश कौन सी शाखा करती है, तो अरब सागरीय शाखा, ठीक है, अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बारिश करती है भारत में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि वर्षा की विषमता क्या होती है, वर्षा की विषमता,
वर्षा की विषमता हम किसको कहते हैं? देखो फ्रेंड्स, वर्षा की जो विषमता होती है ना, वर्षा की विषमता वास्तव में क्या है? अनियमितता को कहते हैं। कभी तो बहुत ज्यादा बारिश होना, कभी बिल्कुल भी नहीं होना, कभी बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा कि आपको लगे कि यार क्या बारिश है, यहाँ पे बाढ़ें आ रही हैं, कैसा प्रदेश है। और कभी इतनी कम बारिश की लोगों को ये नहीं पता है कि बारिश जैसा कुछ होता भी है क्या। ये स्थिति हो जाती है यहाँ पे। तो विषमता, तो सर्वाधिक विषमता अगर कहीं है हमारे भारत में तो वो है राजस्थान में। बारिश की सर्वाधिक विषमता मिलती है, ठीक है। कभी तो यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, कभी यहाँ बेहद कम बारिश होती है। न्यूनतम विषमता अगर कहीं मिलती है तो वो हमारे पश्चिमी घाट में केरल है, मेघालय है, ठीक है। ये न्यूनतम विषमता वाले राज्य हैं। यहाँ पे जो एवरेज बारिश है वो हमेशा ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो है हमारे भारत में सेकेंड लेवल, रीड सेकेंड लेवल, दिल्ली पुलिस, SSC, CGL के अकॉर्डिंग, पटवार के अकॉर्डिंग मुख्य मानसूनी विशेषताएं, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करते हैं मानसून के संदर्भ में, कुछ मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। मानसून उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो आपको सेकंड ग्रेड और रीट जो सेकंड लेवल है उसमें उपयोगी हैं। पटवारी वाला जो एग्जाम है उसमें भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एग्जाम लेता है, तो वो कुछ भी पूछ लेता है भाई, उसका तो आप ट्रस्ट ही मत करो। ऐसे एग्जाम, मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाता है जैसे कि RS वाले भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ओके, तो हम इसके बाद पढ़ते हैं मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत। मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है। मानसून उत्पत्ति का एक सिद्धांत ही बताऊंगा, उसके बाद हम अगला जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम कंटिन्यू उनको करेंगे। मानसून उत्पत्ति का एक सिद्धांत बहुत ही इजी सिद्धांत है, उसको मैं यहाँ बताता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मानसून उत्पत्ति का एक सिद्धांत है ताप सिद्धांत, बहुत ही इजी है, फटाफट से मैं आपको वो बता देता हूँ। मानसून उत्पत्ति का एक सिद्धांत है ताप सिद्धांत। ताप सिद्धांत, ये जो ताप सिद्धांत है इसको हम सनातन सिद्धांत भी कहते हैं, सनातन अवधारणा, या हम कह सकते हैं प्राचीन अवधारणा। प्राचीन अवधारणा, मानसून उत्पत्ति की ये जो प्राचीन अवधारणा है ये देने वाले थे एडमंड हेली। मानसून उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांत जो हैं वो देने वाले रहे एडमंड हेली, ठीक है। अब इस बहुत ही इजी सिद्धांत है, फटाफट से मैं बता देता हूँ। याद रखना आपने कि मानसून उत्पत्ति का सिद्धांत, ताप सिद्धांत किसने दिया था? तो एडमंड हेली ने दिया था। बहुत ही इजी सा सिद्धांत है, फटाफट से इस पर बात कर जाते हैं, बहुत इजी है। ये जो सिद्धांत है ना ताप सिद्धांत, ये ताप सिद्धांत वर्क करता है वायुदाब और तापमान के संबंध पर। वायुदाब और तापमान के संबंधों पर कार्य करता है। आप मुझे ये बताइए कि वायुदाब और तापमान के मध्य संबंध क्या होता है? वायुदाब और तापमान के मध्य जो संबंध होता है वो कैसा संबंध होता है? विपरीत होता है कि नहीं होता? वायुदाब और तापमान के मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है? विपरीत होता है, ठीक है। तो अब सिंपल सा जो है सिद्धांत उसको हम एक बार देख लेते हैं, क्या है ये वही थ्योरी है जो हम 2 बार पढ़ चुके हैं। ताप सिद्धांत, एडमंड हेली ने बताया कि जून माह में सूर्य उत्तर गोलार्ध में सीधा होता है, तो ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप में ताप अधिक हो जाने की वजह से निम्न वायुदाबीय दशाएं निर्मित हो जाती हैं। ठीक इसके विपरीत हिंद महासागर में मकर रेखा पर सूर्य की किरणों के तिरछे होने की वजह से ताप कमी के कारण उच्च वायुदाबीय दशाएं निर्मित हो जाती हैं, और इन्हीं उच्च वायुदाबीय दशाओं के कारण हिंद महासागर उच्च दाब से इस भारत निम्न दाब की ओर मानसूनी पवनें आगे बढ़ती हैं। और दिशा आप जानते ही हैं, ये दक्षिण गोलार्ध में बाईं और उत्तर गोलार्ध में दाईं ओर। बस यही तो एडमंड हेली का सिद्धांत है, ताप सिद्धांत।
भाई ताप के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताप अधिक दाब कम, ताप कम दाब अधिक, हवाएं चलेंगी अधिक दाब से निम्न दाब की ओर, अधिक दाब है हिंद महासागर में, निम्न दाब है भारत में। अब ये हवाएं भारत में चलेंगी, सीधी सीधी चल नहीं सकती क्योंकि पृथ्वी घूर्णन गति करती है, उससे घूर्णन बल उत्पन्न होता है। यहां से हवाएं आगे बढ़ी हैं, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तर गोलार्ध में दाईं ओर घूम गई हैं और भारत में पहुंच गई हैं। अब क्योंकि ये सागर से होकर गुजरती हैं, तो इन सागर से होकर गुजरने के कारण इन पवनों में क्या होती है, आर्द्रता, और यही आर्द्रता हमें किस रूप में मिल जाती है, बारिश के रूप में, है ना। तो ये जो सिद्धांत है ये एडमंड हेली का ताप सिद्धांत है। ओके, इसे अगला जो लेसन हम करेंगे उसमें जो मानसून उत्पत्ति के अन्य जो सिद्धांत हैं उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद। ओके।